जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सफदरगंज हॉस्पिटल ग्रुप बी एंड सी वेरियस पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर 909 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इसके अंदर आपको बेसिकली वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है अगर आप चाहते कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी मैंने आपको बोल दिया लाइक करने के लिए। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 5 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। 4th वीक जो कि नवंबर का, उसमें आपका एग्जाम रहेगा। इन सभी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकालिए, किसके लिए कितनी पोस्ट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आइए और आप अपनी पोस्ट वाइज सैलरी जान लीजिए। एंड देन फिर आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ESIC के अंदर भी पैरामेडिकल स्टाफ पर 1038 पोस्ट निकली हुई है, तो आप एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। इसका भी मैंने फॉर्म फिलअप का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अभी आपको इस वाली वैकेंसी पर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर अभी आप इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जानने को मिल जाएगी, आपकी एज लिमिट जानने को मिलेगी, जो आपकी वैकेंसी है वो किस कैटेगरी में कितनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, और जिस भी पोस्ट पर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उस पर आपको कैसे अप्लाई करना है अब आप वो जान लीजिए। तो आप यहाँ पर तो आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आया है। अब आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है, और ये नाम आपका कैपिटल लेटर में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से आपका डे आपको सिलेक्ट करना है। फिर आती है ईमेल आईडी। आप आपकी ईमेल आईडी जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड देन उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर देंगे, नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपकी यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपकी लॉगिन आईडी है, और जो आपका पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ चुकी है। अब आप यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो यहाँ पर गाइज आपका जो फादर नेम है वो आपको देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम एंटर करेंगे, एंड देन आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है, यानी कि मदर्स नेम। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है मैरिटल स्टेटस। तो जो भी है मैरिड अनमैरिड वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी आप यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। OBC, EWS, SC ST, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आती है सब कैटेगरी। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं है इनमें से कोई, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, विकलांग 40% या उससे ज़्यादा, तो फिर अगर आपकी नहीं है इनमें से कोई कैटेगरी तो आप यहाँ पर नन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर अप्लाइंग फॉर, यानी कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर नीचे हॉस्पिटल, यानी कि किस हॉस्पिटल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो हॉस्पिटल आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आप यहाँ पर टिक कीजिए। एंड इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। पहले आपका करंट यानी कि मेलिंग, जिसको आप प्रेजेंट एड्रेस भी बोलते हैं, ये वाला एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है प्रेजेंट वो आप यहाँ पर लिखिए। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में डाल दीजिए। फिर जो आपकी सिटी है उस सिटी आपको यहाँ पर इसमें लिखनी है। स्टेट आपकी जो है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन फिर जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा, और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जामिनेशन में 10th यानी कि मैट्रिक, तो आप यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम देंगे। तो
बेसिकली आप बताइए कि किस बोर्ड से आपने आपके 10वीं पास की है, किस साल के अंदर पास की है, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि किस महीने के अंदर आपने पास किया, वो महीना भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम सब्जेक्ट, तो यहाँ पर गाइज आपका जो 10th है उसमें क्या स्ट्रीम क्या सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 10th वाले सेक्शन में ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि गाइज ये चीज़ मेनली 12th वाले ऑप्शन पर एप्लीकेबल होती है एंड 10th पर मेनली ये एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आप यहाँ पर इसमें एक एक करके सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट आप लिख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक एक करके आपके 10th के सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो तभी देना जब आप यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट लिख पाए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप सब्जेक्ट नेम लिखते हैं तो फिर यहाँ पर लिखने की वर्ड लिमिट खत्म हो जाती है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वर्ड लिमिट खत्म नहीं होगी। आप यहाँ पर एक एक करके आपके सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इसका विश्वास दिला रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपकी फॉर्म में नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है 10th की वो लिखनी है, जिसके नंबर CGPA के अंदर है उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना होगा। अब आती है 12वीं, जो कि आपने साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की है, यानी कि जिन्होंने मैथ से की है वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब आपको यहाँ पर सेम वे में आपकी जो बोर्ड है उसका नाम एंटर करना है एंड कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर जो आपके 12वीं के सब्जेक्ट है वो आपको एंटर करना है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डालिएगा। जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स मेरे पास सब्जेक्ट था या फिर आपके पास होना भी चाहिए, हम यहाँ पर फिजिक्स एंटर करेंगे एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो एंटर करना है। बेसिकली हम यहाँ पर इन सभी को डालते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी सब्जेक्ट के नाम अपने 12th के डाल दिए। अब आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर करनी है एंड देन फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ऐड मोर क्वालिफिकेशन डिटेल। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप ऐड एनी अदर क्वालिफिकेशन फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन का जो बोर्ड है वो आप एंटर करेंगे एंड यहाँ पर उसका जो पासिंग ईयर है वो और फिर बाकी की जानकारी दे देंगे। अगर आपके पास नहीं है कोई अन्य क्वालिफिकेशन तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। फिर आता है 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और टिक करने के बाद में नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि कहाँ पर आपने काम किया है, आपको उस हॉस्पिटल का नाम या फिर जहाँ पर भी आपने नर्सिंग होम के अंदर काम किया है उसका नाम देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल का नाम लिख देते हैं। ये आप आपके हॉस्पिटल का नाम दीजिए जहाँ पर आपने काम किया है। इसके बाद में गाइज डेस्टिनेशन, किस पोस्ट पर आपने काम किया है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि जहाँ पर आपने काम किया है उस हॉस्पिटल का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का काम आप करते थे वो आप यहाँ पर बताइए थोड़ा शॉर्ट में। क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं, जैसे कि नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर या फिर टाइम प्रॉब्लम, मनी, कुछ भी आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो फिल कर रहे हैं एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि ना तो कोई एरर शो हो रहा है और ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में इसमें ये जो प्रॉब्लम मैं समझ पाया हूँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी कि वेबसाइट का कोई इशू है। मैंने यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी किया और उनको बताया भी कि ऐसे ऐसे है। जब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन रियल है बिल्कुल वही वाली यहाँ पर भर रहा हूँ, कोई भी मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर आपके ही सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया और ना ही इन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया कि उनकी वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसे हेल्पलाइन नंबर देते तब जब इनको जो कैंडिडेट की रिक्वेस्ट है वो माननी ही नहीं है। अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद भी, मैंने अलग अलग तरीके से ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख करके यहाँ पर टाइप किया और फिर एक एक करके सब्जेक्ट भी डाले, शॉर्ट फॉर्म में भी सब्जेक्ट नेम डाले, तब भी यहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है आप इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। ये नंबर वहाँ पर पिकअप हो रहा है अभी तक, तो आगे का पता नहीं। एंड इसको इस ईमेल के ऊपर ईमेल भी कर सकते हैं जहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं एंड जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो भी आप सेंड कर सकते हैं इस ईमेल पर। तो आप यहाँ पर उनको बताइए कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और मुझे लगता है कि जब आपकी अच्छी संख्या में उनके पास क्वेरीज जाएंगी, रिक्वेस्ट जाएंगी, तो मे भी वो इस चीज़ को कंसिडर करें और अपनी वेबसाइट को चेक करें, क्योंकि
क्यों ऐसा हो रहा है। अभी मेरे कहने से तो वो इसको ये मानने तक तैयार नहीं हुए कि हाँ वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है। वो कह रहे थे कि आप ही कोई मिस्टेक कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पर पिछले कम से कम आधे घंटे से इसमें लगा हुआ हूँ, बट फिर भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आ रही है तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, इस नंबर के ऊपर कॉल करके आपको वहाँ पर कंप्लेन करनी है। एंड माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आगे आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके बाद में क्या इंटरफेस आएगा। इसके बाद में आपके सामने आएगा आपका अपलोड फोटो सिग्नेचर का सेक्शन, और साथ ही जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने को आपको बोला जाएगा। तो आप आपका फोटो अपलोड कर दीजिएगा। फोटो का साइज 100 KB से कम रखा है। साइन आपको अपलोड करना है। एंड देन जो कैंडिडेट यहाँ पर SC ST एंड फीमेल है उनके लिए कोई फीस नहीं, डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट जो कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट है वो फोटो अपलोड करने के बाद में फॉर्म का प्रीव्यू यानी कि चेक करेंगे, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है उसको सही कर लेंगे। एंड फिर आप अपने जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसका अमाउंट पे करेंगे। जैसे अमाउंट पे कर देंगे तब जा कर के आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे। गाइज़ यहाँ पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इसको अभी अधूरी छोड़ करके फिर 2-3 दिन के बाद यहाँ पर वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं गाइज़ ये आपको बोल करके बता रहा हूँ। और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाया, और क्यों नहीं दिखा पाया उसका रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताना ज़रूर कि आपके सामने प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो क्या करना है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपकी 2-4 बार या फिर 10-12 बार उनके पास रिक्वेस्ट गई तो इसको सही कर लिया जाएगा। सो ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।